तो 14 अप्रैल 2020 को एफएसबी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट रिलीज किया। इसमें 10 रिकमेंडेशन हैं स्टेबल कॉइन्स को लेकर और लोगों का कहना यह है कि शायद इसके बाद स्टेबल कॉइन बैन हो जाए। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि इस कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट में क्या है, ये 10 पॉइंट क्या है और एफएसबी ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज क्यों किया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है इसे शेयर करने से किसी और की मदद होगी तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एफएसबी है क्या। एफएसबी माने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये बोर्ड G20 कंट्रीज और कुछ और ग्रुप्स का बना हुआ है और ये दुनिया भर का फाइनेंशियल सिस्टम माने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करता है और उनमें आने वाली कोई भी आपदा का समाधान ढूंढता है। समाधान ढूंढने के बाद ये अपनी G20 पार्टनर कंट्रीज को वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और वो फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये काम है एफएसबी का। तो इस वक्त 14 अप्रैल को ये डॉक्यूमेंट जो आया है स्टेबल कॉइन को लेकर, ये क्यों आया? तो पहले बातें करते हैं कुछ डेट्स की। पहली डेट है जून 28 से 29, 2019 या फिर जून 2019। जून 2019 में G20 कंट्रीज ने एफएसबी को एक मैंडेट दिया था जहां पर यह बोला गया था एफएसबी से कि जाओ और पता करो ये स्टेबल कॉइन क्या बला है, इसके बारे में और जानकारी लेके हमारे पास आओ। इसको अगर रेगुलेट करना है तो कैसे करें और ये कोई थ्रेट हमारी इकोनॉमी को पोजेस करते हैं या नहीं। तो ये बात हो गई 2019 की। अब 2020 में 14 तारीख को एफएसबी ने एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट रिलीज किया। कहने मतलब ये है कि कोई लॉ नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जहां पर इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। कितने पॉइंट? पूरे 10 पॉइंट, 5 और 5 10 पॉइंट। इस डॉक्यूमेंट में इन 10 पॉइंट्स के अलावा ये भी डिफाइन किया गया है कि एक स्टेबल कॉइन और एक GSC माने ग्लोबल स्टेबल कॉइन क्या होता है। यहाँ पे स्टेबल कॉइन और ग्लोबल स्टेबल कॉइन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। और क्या है ये 10 पॉइंट, ये हम देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे 2 डेट्स को याद रखना और भी इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2020 और अक्टूबर 2020। 15 जुलाई 2020 तक एफएसबी के इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कमेंट किया जा सकता है और कमेंट करने के लिए उनकी ईमेल एड्रेस ये रही आपकी स्क्रीन पर। और अक्टूबर 2020 में एफएसबी अपनी एक फॉर्मल रिपोर्ट लेके आएगा इन 10 रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो अभी तक ये लॉ नहीं बना है, अभी कुछ भी बैन नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी रेगुलेट नहीं हो रहा है। तो अब बात करते हैं इन 10 पॉइंट्स की और इन रिकमेंडेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एफएसबी का कहना ये है जो अभी स्टेबल कॉइन है, अगेन यहाँ पर बात स्टेबल कॉइन और ग्लोबल स्टेबल कॉइन की हो रही है, बिटकॉइन एथेरियम की नहीं हो रही। एफएसबी के हिसाब से वो अभी कोई भी थ्रेट नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी को। तो उनको ये लगता है कि अगर स्टेबल कॉइन, ग्लोबल स्टेबल कॉइन मार्केट में आ गए तो 2 तरीके की चीज़ हो सकती हैं। एक, इनोवेशन होगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर छोटा सा भी मैनिपुलेशन हुआ इनकी वैल्यू में तो बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा पैसा खो बैठेंगे। फॉर एग्जांपल, टेथर का जब भी बनाता है वो $150 मिलियन, $200 मिलियन, $100 मिलियन ऐसे प्रिंट कर लेता है और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस को फ्लक्चुएट करता है। लेकिन ये इनका सोचना नहीं है, इनका सोचना कुछ और है। इनका सोचना ये है कि अगर स्टेबल कॉइन की इकोनॉमी आ गई तो इनको कौन पूछेगा, इनकी गवर्नेंस को कौन पूछेगा। अब देखते हैं कि 10 रिकमेंडेशन क्या है और इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। तो ये रहे 10 पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने। हम इन 10 पॉइंट के ऊपर एक एक करके नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। और 10 पॉइंट्स के ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे कि मुझको लगता है कि कुछ पॉइंट्स आपस में रिपीट हो रहे हैं या इनके ऊपर कुछ ओवरलैपिंग हो रही है। तो उसकी समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट के हिसाब से जो किसी भी कंट्री की अथॉरिटी है वो जो भी आपका ग्लोबल स्टेबल कॉइन है उसको पूरा सुपरवाइज करे, वो कैसे काम कर रहा है ये देखे, पूरी गवर्नेंस हो, पूरा कंट्रोल हो इस ग्लोबल स्टेबल कॉइन का, जो होना इतना आसान नहीं है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मेरे को छू गई इनकी वो ये है, और जिसको शायद होने में इंडिया में टाइम लगे। Authorities should evaluate, identify and clarify which authorities have responsibility for each activity of a GSC arrangement as appropriate. अब अगर इसको वर्ल्ड वाइड करने की बात कर रहे हैं कि अथॉरिटीज़ को पता करना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी क्या करेगी, तो शायद इंडिया में ये होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि इंडिया में हमको ये पता नहीं होता कि PWD के कौन से डिपार्टमेंट में क्या होता है। तो अगर इनसे ये बोला जाए कि ठीक है आप अथॉरिटीज़ बनाइए जो स्टेबल कॉइन को देखेगी, उसकी गवर्नेंस को देखेगी, उसके कंट्रोल को देखेगी, उसके फ्रेमवर्क को देखेगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इसको ग्लोबली इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं G20 पार्टनर कंट्रीज़ में,
तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ देखना कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी स्टेबल कॉइन है उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो यूज़ है, कहाँ और क्यों हो रहा है, ये भी अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए। अगेन, ज़्यादा स्टेबल कॉइन का आज की टाइम पे तो जो यूज़ होता है वो एज अ ट्रेडिंग कमोडिटी की तरह यूज़ होता है कि मैंने पैक्स लिए, पैक्स के बदले बिटकॉइन लिया या फिर बिटकॉइन के बदले पैक्स या टेदर लिया। इससे ज़्यादा भी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में और भी यूज़ देख रहे हों, इसलिए शायद दूसरा पॉइंट लेके आए कि उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट भी दोनों पॉइंट से मिलता जुलता है, ये है कि जब अक्रॉस या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है उसकी जानकारी भी अथॉरिटीज़ को होनी चाहिए। अब यहाँ पर इनका ये भी मानना है कि जो क्रिप्टो की एसेट है ये एक इनोवेशन है, ये एक इनोवेटिव आइडिया है, ये मानते हैं और इसी बात से डरते भी हैं क्योंकि इनको ये भी पता है कि जो बैंक सिस्टम है, जो अभी हमारा सिस्टम अभी जो ढल रहा है बैंकों का, वो इस सिस्टम से, क्रिप्टो के सिस्टम से compete नहीं कर सकता। तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से, मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि ये रेगुलेशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि इनकी पावर बनी रहे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेके जाता हूँ एक बार। यहाँ पर ये अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 पॉइंट है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ लिखा है अथॉरिटी शुड बी एबल टू ऑब्टेन टाइमली एंड कंप्लीट एक्सेस टू रेलेवेंट डेटा इन्फॉर्मेशन टू इनेबल देम टू इम्प्लीमेंट एडवोकेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्लोबल स्टेबल कॉइन ट्रेड होगा या ऑपरेशन होगा उसका पूरा डेटा अथॉरिटीज़ को चाहिए होगा। अगेन, ये नहीं हो सकता। और इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्टेबल कॉइन चला गया नीचे, मान लीजिए $1 के ऊपर उसकी वैल्यू पैग है, अगर वो वैल्यू नीचे चले आती है तो स्टेबल कॉइन की जो कंपनी है वो कैसे उसको रिजॉल्व करेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से अच्छी बात हो सकती है, जैसे अगेन टेदर या कोई नई कंपनी अगर आ गई जो पैसा प्रिंट किए जा रही है, उसकी वैल्यू अगर नीचे चले गई, तो अगर आपके मेरे पास वो स्टेबल कॉइन है तो उसकी वैल्यू हो सकता है 0 हो जाए एक टाइम पर। तो उस हिसाब से ये बात सही है और ये हमको दिखा भी रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं ये हमारे साथ हैं, लेकिन जिस हिसाब से डेटा मांग रहे हैं उसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और एक नकाब पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार देखो हम आपको बचा रहे हैं ताकि हम बचे रहें। एनीवे, तो इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, ये बहुत कंसर्न है हमारे डेटा की प्राइवेसी को लेकर। मतलब कहने का ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन ऑफ चेन और ऑन चेन कहीं और ना चले जाए, इसलिए चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुँचे। मतलब मेरे को आज तक पता नहीं है कि हमने कभी स्टेबल कॉइन खरीदा हो और स्टेबल कॉइन वालों ने हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन मांगी हो। हाँ, एक्सचेंज वाले केवाईसी करते हैं, वो भी हर कोई नहीं करता, लेकिन इनके हिसाब से शायद यहाँ पर इनको पूरी नॉलेज नहीं है। इनके हिसाब से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और आपके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। सोच अच्छी है इनकी, लेकिन जानकारी थोड़ी कम। तो शायद इस पॉइंट को थोड़ा चेंज करें। इसके बाद जो 10वां पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 10वें पॉइंट के हिसाब से एक जीएससी या फिर ग्लोबल स्टेबल कॉइन तभी ऑपरेट कर सकता है जब वो सारी की सारी रेगुलेशंस को मीट करता है। अब अगर देखा जाए तो पैक्स और टेदर तो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं और भी स्टेबल कॉइन डाई ऑलरेडी काम कर रहा है। तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं। पहली, क्या ये बात सारी की सारी रेगुलेशन फेसबुक के लिब्रा को लेकर कर रहे हैं, या ये उससे डर रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के सारे कॉइन को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बैन करने की बात आएगी तो ये रेगुलेशंस कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये जो रेगुलेशन है ये G20 कंट्रीज़ के ऊपर ही लागू होंगे और फॉर एग्जांपल फिलीपींस G20 का पार्ट नहीं है। तो क्या मनीला में जितने एक्सचेंजेस हैं या जो वहाँ से कोई स्टेबल कॉइन निकलेगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा? ये सोचने की बात है, क्योंकि ये अपने रेगुलेशंस को सारी दुनिया के ऊपर थोप नहीं सकते। सिर्फ G20 कंट्रीज़ ही उनको फॉलो करेंगी, ऐसा मैंडेट है। वो भी ऐसा नहीं कि फॉलो करना ही है, लेकिन हाँ, पीयर प्रेशर में आके G20 को फॉलो करना पड़ सकता है। अगेन, ये सिर्फ एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट है, लॉ नहीं है, रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। तो हो सकता है कि ये फॉलो हो सकता है फॉलो ना हो, लेकिन उसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट में, खासकर बिटकॉइन या इथेरियम में, ऐसा डंप देखने को मिलेगा जो हमने आज से पहले ना देखा हो। क्योंकि आप अगर क्रिप्टो खरीदते हैं तो अपने पैसों से खरीदते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। मतलब बिटकॉइन के बदले इथेरियम लिया, उसे ट्रेड करके आपने आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि आपके पास आपको सैलरी में टेदर मिलता है या पैक्स मिलता है, उसको लेके आप बिटकॉइन खरीदते हैं। तो एक तरीके से अगर रेगुलेशन आया भी तो जो मेन क्रिप्टो करेंसी है इसके ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत क्रिप्टो को ऐसे नहीं रोक सकती। शायद ये रेगुलेशन भी इतने ज़्यादा इंप्लीमेंट ना हो, इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाएं, लेकिन अगर होते भी हैं तो वो भी अक्टूबर के बाद की बात है, शायद उसके बाद भी 1 साल लग जाए, तब भी इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप बिटकॉइन या इथेरियम अपने पैसों से खरीद रहे हैं।
ठीक है, तो इतना था आज के वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई अच्छी जानकारी मिली है और इस कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट को लेकर जो फर्ड क्रिएट हुआ है उससे अगर आपको शांति मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आज आपका पहला दिन है चैनल में तो आप क्रिप्टो हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि शंक इस बात की भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।